हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक अकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जापान पर हुए दूसरे हमले के बारे में, जिसमें फेटमैन बम अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराया गया था। पहला बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिरा था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। इस पे मैं ऑलरेडी, ये जो आप देख रहे हैं, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसमें पूरी मैंने वर्किंग, कैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, क्या यूज़ किया जाता है, यूरेनियम का वैसे यूज़ किया जाता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। उसका लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे परमाणु हमले की, जो कि 9 अगस्त 1945 के दिन जापान के ऊपर, नागासाकी के ऊपर किया गया था अमेरिका के द्वारा। और ये फेटमैन बॉम्ब आप देख सकते हैं, ये बहुत भारी भरकम बॉम्ब था जो कि नागासाकी पे गिराया गया था। इसका वजन लगभग 4535 किलो था। और मेजर डिफरेंस ये है कि ये वाला जो बॉम्ब था, इसमें यूरेनियम का यूज किया गया था और इस वाले बॉम्ब में प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। और ये जो बॉम्ब है, ये इंपल्जन टाइप न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड था और ये गन टाइप न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड था। अब ये गन टाइप क्या होता है, ये समझने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पुराना वाला। चलिए अब फेटमैन की बात कर लेते हैं। देखिए, जो फेटमैन बॉम्ब है वो लॉस अल्मस लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और जब ये फेटमैन बॉम्ब बनाया गया था तो उस समय लॉस अल्मस लेबोरेटरी जो थी, उसके जो डायरेक्टर थे वो थे ओपनहीमर। इसी वजह से, और इसका जो डिजाइन वगैरह था, इसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो क्रिएट करने का जो श्रेय जाता है वो ओपनहीमर को जाता है, क्योंकि ये उस टाइम लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे। तो इस वजह से इन्हें जो है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात की थी। देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या था कि 9 अगस्त 1945 को अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:45 बजे टीनियन एयरबेस जो था अमेरिका का, वहां से अमेरिका के एक बॉम्बर ने B-29 ने उड़ान भरी, जो पिछली स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा था। तो आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो है, ये प्रशांत महासागर के अंदर एक टीनियन एयरबेस है, जो कि अमेरिका उस समय यूज कर रहा था अपने एयरबेस के लिए। तो अल्टीमेटली यहाँ से सुबह 3:45 बजे अमेरिका का बॉम्बर उड़ान भरता है 9 अगस्त 1945 को। और 7 घंटे की फ्लाइट के बाद वो जापान पहुंचते हैं। 7 घंटे की फ्लाइट के बाद जब जापान पहुंचते हैं तो इनको बॉम्ब गिराना था कोकुरा पर। जापान की एक सिटी है कोकुरा। लेकिन जब उन्होंने प्लेन से नीचे की तरफ देखा तो वहां पे बादल बादल थे, मतलब मौसम साफ नहीं था। अब आ तो गए थे तो बम तो गिराना है, तो वहां पे नहीं, आगे बढ़ दिए वो। और उसके बाद में अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, नागासाकी जो शहर था उसके ऊपर बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, जब वहां पर मौसम वगैरह खराब था, क्योंकि उनके पास पेलोड भी था और दूसरी बात में इतना ज्यादा फ्यूल भी नहीं था कि बहुत टाइम तक वो इंतजार कर सकते थे। देखिए, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये आपका जापान का लोकेशन है और यहाँ पर ये टीनियन एयरबेस है अमेरिका का, जहाँ से 9 अगस्त को फ्लाइट इस बॉम्बर ने फेटमैन को लेकर उड़ान भरी और जापान के कोकुरा पर गिराना था। लेकिन कोकुरा पर मौसम खराब होने के कारण ये कहाँ गिरा, नागासाकी पर जाकर ये बम गिरा और फटा। देखिए, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ पर लिटिल बॉय जो बॉम्ब था उसके अंदर यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। और कितने यूरेनियम का, कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किया गया था, यूरेनियम लगभग 64 किलो यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। और इसने 15 किलो टन का ब्लास्ट किया था। जबकि अगर मैं बात करूं फेटमैन की तो यहाँ पर 6.4 kg सिर्फ प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और इसने जो ब्लास्ट किया था वो इससे कहीं ज्यादा क्षमता थी, इसकी 21 किलो टन थी और कम प्लूटोनियम होने के बावजूद। एक्चुअल में प्लूटोनियम क्या होता है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो प्लूटोनियम एक रेडियो एलिमेंट होता है जो नेचर से यूरेनियम प्राप्त होता है, यूरेनियम के जो अयस्क प्राप्त होते हैं, उस यूरेनियम के अयस्क से ही ये प्लूटोनियम प्राप्त होता है। प्लूटोनियम ऐसे नेचर में नहीं पाया जाता, लेकिन ये एक मेन मेड प्रोडक्ट है और इसकी जो खोज है ये 1940 में की गई थी। अब कैसे ये फेटमैन काम करता है उस पर बात करते हैं। फेटमैन की जो वर्किंग थी वो इंपल्जन टाइप फिजन थी। अब इंपल्जन टाइप फिजन क्या होती है उसकी बात थोड़ी सी देर से करते हैं। पहले हम आपको शॉर्ट में न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन समझाते हैं। न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो प्लूटोनियम का एटम है उससे एक न्यूट्रॉन जाके स्ट्राइक करेगा और ये एटम जो होता है, भारी जो नाभिक होता है, ये दो छोटे हल्के नाभिक में टूट जाता है और जिसके कारण बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी और हीट रिलीज होती है और आगे ये दो न्यूट्रॉन को रिलीज करता है। ये न्यूट्रॉन आगे प्लूटोनियम के एटम से जाके टकराते हैं और फिर उनको दो में तोड़ देते हैं और फिर नए न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। इस तरह से बहुत सारी एनर्जी कंटिन्यूसली निकलती जाती है और ये चेन रिएक्शन चलती जाती है और बड़ी होती जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्किंग मैकेनिज्म देख लेते हैं फेटमैन का। ये आपका फेटमैन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये बॉम्ब में ये तो आपको आउटर केसिंग दिख रही है। इसके बाद में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। ये ऑरेंज कलर का एक्सप्लोजिव मटेरियल था। इस एक्सप्लोजिव मटेरियल को बनाने के लिए 60% तो RDX और 40% TNT को मिलाया गया। तो 60% RDX और 40% TNT को मिला के एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाकर ऐसे फिल किया गया। इस एक्सप्लोजिव मटेरियल के अंदर आप देख रहे हैं एक यूरेनियम 238 का लेयर था। उसके बाद में आप ये देख रहे हैं, तो ये आपको ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ये प्लूटोनियम था, मेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लूटोनियम। तो इसका शेप लगभग एक फुटबॉल के बराबर था, होलो प्लूटोनियम। और इस प्लूटोनियम के अंदर एक एजेंट हमने रखा
दो मटेरियल रखे जिसका नाम था बेरिलियम और पोलियम। अब ये बेरिलियम और पोलियम क्यों यूज होते हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। ये न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनिशिएटर कहते हैं, क्योंकि जब तक ये मिक्सअप नहीं होंगे तब तक न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो अब ये मिक्सअप कैसे हुए जरा देखिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर था, है ना, गोल पूरा, तो स्फेयर टाइप। अगर ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है तो इसके बाहर आप देख रहे हैं ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसके ऊपर फिर क्या किया गया था, बहुत सारे डेटिनेटर लगाए गए थे। डेटिनेटर एक्चुअल में क्या होता है, जैसे गैस में आपके गैस जलाते घर में लाइटर होता है ना, तो लाइटर जैसे ही डेटिनेटर होता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही जनरेट करता है। तो डेटिनेटर एक्सप्लोजिव के ऊपर लगा दिए। अब 32 डेटिनेटर है, साइमल्टेनियसली जब ये स्पार्क जनरेट करेंगे तो ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लोज होना चालू हो जाएगा। एक्सप्लोज होने का मतलब कि बहुत ज्यादा बर्न होना चालू हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लोजिव मटेरियल बर्न करता है, बस्ट करता है, तो बस्टिंग इसकी और बर्निंग चालू हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दो प्लेट्स है ये एल्यूमिनियम प्लेट है। ये एल्यूमिनियम प्लेट्स जो थी बहुत मोटी थिक एल्यूमिनियम प्लेट थी, जिसके कारण क्या हो कि ये जो केसिंग है इसको पूरी तरीके से सपोर्ट मिले, मतलब कि यहाँ बम जब तक ब्लास्ट नहीं हो जब तक कि न्यूक्लियर रिएक्शन प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो जाता। इसके साथ में और भी डिवाइस अटैच रहती है। कौन कौन सी डिवाइस, तो अल्टीमीटर और फ्यूज सिस्टम को अटैच किया गया। अब अल्टीमीटर क्या काम करता है, जैसे बॉम्ब को फटना है तो बॉम्ब जमीन पे गिरने के बाद नहीं फटेगा, जमीन से कुछ ऊंचाई पर ही बॉम्ब फट गया था। जमीन पर कुछ ऊंचाई पर बॉम्ब क्यों फटेगा, क्योंकि जमीन पे गिरकर अगर फटेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है, एरिया ऑफ इम्पैक्ट वो कम होगा, लेकिन एक डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब बॉम्ब फटता है तो उसका एरिया ऑफ इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो लगभग ये जो आपका फैटमैन बॉम्ब था ये लगभग जमीन से 1600 फीट की ऊंचाई पे फटा था, जिससे इसका इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा था। कितना इम्पैक्ट था उसकी आप आगे बात करेंगे। तो आपको समझ में आ गया अल्टीमीटर ने क्या किया, अल्टीमीटर ने डिटेक्ट किया कि 1600 मीटर हो गया भाई, तो उसने सिग्नल दिया किसको, फ्यूज सिस्टम को। फ्यूज सिस्टम को जैसे ही सिग्नल मिला तो डिटेनेटर इग्नाइट हो गए, और डिटेनेटर जैसे ही इग्नाइट हुआ तो एक्सप्लोजिव मटेरियल इग्नाइट हो गया। एक्सप्लोजिव मटेरियल इग्नाइट होने के कारण क्या हुआ कि इसके अंदर फुल्ली पैक कैसिंग था, तो फुल्ली पैक कैसिंग होने के कारण एक बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेशर डेवलप हुआ, प्रेशर और टेम्परेचर डेवलप हुआ, और इस प्रेशर और टेम्परेचर के कारण यहाँ पे जो पोलोनियम और बेरिलियम का जो अमाउंट था वो एक दूसरे से मिक्सअप हो गया, और जैसे ही ये मिक्सअप हुआ तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का बस्ट हुआ। न्यूट्रॉन बस्ट मतलब एक न्यूट्रॉन की बहुत बड़ी वर्षा हुई, और न्यूट्रॉन बस्ट होने के कारण वो न्यूट्रॉन क्या है, पोलोनियम से टकराते गए और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या हो गया, शुरू हो गया, और इस तरह से इसने एक बहुत बड़ा धमाका किया। तो देखिए अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो ये जो है ये पहला बॉम्ब था, न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कि लिटिल बॉय था। तो आप एक्सप्लोजन में कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो 24 किलोटन के लगभग जो एक्सप्लोजन हुआ था ये आप देख सकते हैं इससे कितना ज्यादा बड़ा था। इतना भयंकर एक्सप्लोजन था कि लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था एक्सप्लोजन का, उसमें जितनी भी बिल्डिंग थी सारी स्वाहा हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी। इसके बाद में रेडिएशन के भी बहुत ज्यादा आफ्टर इफेक्ट हुए लोगों को, कई लोग तिल कर रेडिएशन की वजह से मरे, और इस धमाके में लगभग 40,000 लोगों की जान चले गई थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस धमाके में जान कम गई थी, जबकि यहाँ पर जो थी उसमें बहुत ज्यादा इंस्टेंट जाने गई थी, लगभग 80,000 लोगों की, और लगभग ओवरऑल देखे तो 1,40,000 लोग इस धमाके में मर गए थे हिरोशिमा में, जबकि इसमें कम जाने गई थी। क्यों, इसका एक कारण है क्योंकि नागासाकी जो शहर था वो माउंटेन्स के बीच में आता था, और माउंटेन्स की वजह से इतना ज्यादा बॉम्ब का इम्पैक्ट वहां नहीं हो पाया। ये एक अच्छा एस्पेक्ट रहा था जापान के लिए। अगर हो सकता है खुले एरिया में गिरता तो इसका इम्पैक्ट और ज्यादा होता, क्योंकि इससे ज्यादा भयानक था। ये 11 किलोटन का विस्फोट आप देख सकते हैं। उसके अगर देखें तो ये हिरोशिमा का विस्फोट है, जो कि लगभग 15 किलोटन ऑफ टीएनटी का पावर था। इसके अलावा भी अगर देखें तो वर्तमान में दुनिया में देशों के पास में बहुत ज्यादा विस्फोटक जो है परमाणु हथियार है, बहुत ज्यादा भारी परमाणु हथियार है। और आप देखें तो रशिया के पास में 40 मेगाटन मतलब लगभग 40 लाख टन ऑफ टीएनटी क्षमता के बराबर परमाणु हथियार है, और देखें तो ये 50 लाख टीएनटी क्षमता का भी हथियार है। तो आप सोच सकते हैं अगर इनसे विस्फोट हुआ तो कितना भयानक और कितना इसके रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा बड़ा विस्फोट परमाणु हमले से हो सकता है, और मानवता को इसका कितना ज्यादा खतरा है। ये दोनों बॉम्ब जो है ये रशिया के पास में है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।